के सुनेगा भी ना, ध्यान लगाते रहेगा तो कुछ ना कुछ जरूर सीख जाएगा, ठीक ना। चलो कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं होगा। हाँ, तो कल हम लोग बात कर रहे थे एक्जुअलरी ट्रांसफार्मर का। हेलो, इस श्रृंखला एक्जुअलरी ट्रांसफार्मर का कल पढ़ाई किए थे, मेंटेनेंस में क्या क्या करना है। यकीन मानो मैक्सिमम मेंटेनेंस जो एटी का करते हैं उस सब मेंटेनेंस तो हमारा ट्रांसफार्मर का भी करना पड़ेगा। हाँ, कुछ कुछ टेस्ट जो है चेकिंग के लिए, कुछ कुछ टेस्ट जो है एक्जुअलरी ट्रांसफार्मर में जो नहीं करते हैं वो टेस्ट भी जो है हमको करना पड़ता है। किसमें? ये ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर में। लेकिन जो प्रोसेस है मेंटेनेंस का एक्जुअलरी ट्रांसफार्मर का, वही प्रोसेस है इस ट्रांसफार्मर जो ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर है उसके मेंटेनेंस करने का। इसको हम लोग महीना में एक बार करते हैं, फिर हाफ ईयरली करते हैं, फिर ईयरली करते हैं, फिर 5 साल या जरूरत पड़ने पर करते हैं, और फिर पीओएच करते हैं। तो हम लोग एक एक करके जो है, एक एक करके जो है आपको बता रहा हूं। जो इस जो क्या बोलते हैं ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर है, इसके मेंटेनेंस में हम लोग को क्या क्या करना है। अच्छा, एक चीज सोचो, जनरल साफ सफाई के बारे में बताना है क्या? ये तो हो चुका है। हेलो, ट्रांसफार्मर का जो है बुशिंग साफ करना है। हेलो, ट्रांसफार्मर का बुशिंग, हो गया वो सर, सब हो गया। मतलब जो ये दोनों का कॉमन है। तो अभी कुछ कुछ चीज जो है देखो क्या है। सबसे पहला देखो, एक लाइन में मतलब तुरंत बता दे रहे हैं। सबसे पहला क्या था, जितना बुशिंग का इंसुलेटर है उसको साफ सफाई करना है। उसमें कोई क्रैक है उसके लिए देखना है, फ्लैश है उसके लिए देखना है। जो चारों बुशिंग, 2 HT और 2 LV टर्मिनल का जो बुशिंग में टर्मिनल कनेक्टर है वहां वही रस्टेड देखना था। स्पार्क है, हीटेड ओवर हीटेड मार्क है, रस्टेड है, टाइटनेस चेक करना है, समाप्त। कंजर्वेटर हो, बुशिंग टैंक कंजर्वेटर हो, मेन टैंक हो, रेडिएटर हो, ये जितना भी बाहरी आवरण है सबको थोड़ा सूखा कपड़ा से सहला देना है, मतलब साफ सफाई कर देना है। ये सब तो नॉर्मल था, ठीक ना। उसके बाद जो एक चीज और देखना था, तेल का रिसाव। हेलो, ट्रांसफार्मर के टैंक से, रेडिएटर से, जहां से ड्रेन वाल्व है, ये जो और ट्रांसफार्मर टैंक और कंजर्वेटर के बीच में जो कनेक्टिंग पाइप है वहां पर जितना भी ज्वाइंट है, ये सब ज्वाइंट से जो है ऑयल लीकेज कहीं कर रहा है क्या, ये सबको चेक करना है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ना। अब देखो हम लोग क्या क्या चीज चेक करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। अच्छा, ट्रांसफार्मर के अंदर तो ऑयल है हो बाबू लोग। हेलो, ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर जो है, ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर ऑयल है और वाइंडिंग भी है ना, है? अच्छा, ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर है, वाइंडिंग है, और वहां से हम लोग करंट भी ले रहे हैं ना। हेलो, तो वहां से जो आप करंट ले रहे हैं, तो जिस कंडक्टर से करंट लीजिएगा उस कंडक्टर में हीट होगा कि नहीं होगा? तो जब कंडक्टर यानी कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो अगर हिट होगा तो उसके साथ इंसुलेशन है वो हिट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब उस सबको घेर के कौन रखा है? ऑयल। हाँ हाँ, वो बोलता है तुम लोग चिंता मत करो, तुमको हम ठंडा कर देंगे। अब ये जो तेल उस ऑयल कंडक्टर को ठंडा करने जाता है तो वो तेल का अपना टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। अभी जो तेल का अपना भी टेम्परेचर बढ़ गया। अब तो भैया लिमिट होगा ना। अगर शरीर में ज्यादा बुखार लगेगा तो दवा तो देना पड़ेगा ना। अब वाइंडिंग का टेम्परेचर अगर ज्यादा बढ़ जाए, ऑयल का टेम्परेचर अगर ज्यादा बढ़ जाए तो उसको टेबलेट देना पड़ेगा ना ठीक होने के लिए। तो उसका उसका टेबलेट क्या है मालूम है? ऑयल और वाइंडिंग का टेम्परेचर जब एक लिमिट के बाद बढ़ जाए ना, तो थर्मामीटर बोलेगा ना भैया अब हमारा कैपेसिटी नहीं है आगे शो करने का, जल्दी से टेबलेट दो
और नहीं तो ये आदमी चला जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से क्या करते हैं, नहीं नहीं, जल्दी से क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के पावर सप्लाई को लेना बंद कर देते हैं। लो भैया, तो इसमें जो गर्मी हो रहा था करंट जाने से, तो वो करंट जाने से जो गर्मी हो रहा है, अब करंट लेना बंद कर दिए तो धीरे धीरे ठंडा होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा ना। तो ये जो है, लेकिन ये आपका जो थर्मामीटर है, ये कब कब आपको साइन देगा, आप तो चेक करते रहिएगा। तो थर्मामीटर क्या बताता है, जो हम लोग ट्रांसफार्मर का आयल का और वाइंडिंग का टेम्परेचर पढ़े थे, अगर हमारा ये क्या बोलते हैं, परिवेशीय तापमान, जिसको एम्बिएंट टेम्परेचर बोले थे ना, हेलो, एम्बिएंट टेम्परेचर बोले थे ना, एम्बिएंट टेम्परेचर कितना बोले थे, 45 डिग्री। इस 45 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है वाइंडिंग का कितना बोले थे, 50 डिग्री तक, 40 नहीं नहीं, 50 50 डिग्री, और वाइंडिंग का 40 डिग्री। 40 डिग्री। यानी ये देखो, वाइंडिंग का टोटल कितना हो गया 95, और वाइंडिंग का कितना हो गया 85। इससे ज्यादा तो ये अलाउ करेगा ही नहीं, इतना टेम्परेचर को क्रॉस जो भी करेगा, ये क्या करेगा, ये जो दोनों यहाँ पर जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर दिख रहा है ना, इससे रिले जुटा रहता है, इससे एक अलार्म का सर्किट जुटा रहता है और एक रिले का सर्किट जुड़ा रहता है। ज्यों ही हम जितना पर अलार्म सेट करेंगे, जैसे मान लो वाइंडिंग टेम्परेचर 95 है ना, तो हम इसको क्या किए, मान लो अगर 85 और 95 पे सेट कर दिए, कितना, 85 और 95 में सेट कर दिए मान लीजिए, इसका मतलब जो ही इस वाइंडिंग का टेम्परेचर 85 है ना, तो उसका अलार्म सर्किट जो है आपको अलार्म दे देगा। जो आप रहिएगा ना वहां पर, जो टीएसएस जो है, टीएसएस जो है उसका कंट्रोल पैनल रूम जहां रहता है, वहां पर एक अलार्म बजेगा। लो भैया, यानी वाइंडिंग टेम्परेचर इसका बढ़ रहा है, अलार्म देगा। आप नहीं ध्यान दिए, आप ध्यान दिए ही नहीं, और उससे करंट ले रहे हैं, तो ओटीआई बोलेगा क्या, भैया अब 95 हो गया है, अब तुम हमारे पास आओ नहीं आओ, हम तो तुम्हारा सर्किट को ही ट्रिप करा देगा, ठीक ना। तो 95 पे ट्रिप कर गया। अब देखो, वाइंडिंग का कितना है 75, सॉरी ऑयल का कितना है 75 पे, क्या करेगा आपको भैया, अलार्म देगा, सोए हुए हो जग जाओ, और नहीं जगे, बोले सर थोड़ा और सोना है, तो 85 पे जाके क्या रहेगा, आपका सर्किट को ही ओपन कर देगा। लो भैया, क्या करा देगा, ट्रिप करा देगा। फंडा समझ में आया, हेलो, फंडा समझ में आया, ठीक है। ओटीआई डब्ल्यूटीआई का जी सर। हाँ OTI क्या होता है? ऑयल अच्छा बोलो, टेम्परेचर इंडिकेटर, बाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। अच्छा, हाँ प्रकाश सेन, आपसे कौन पूछ रहा है, बोलिए तो, प्रकाश सेन, प्रकाश हेमराज सेन, पूछ रहा था। हेमराज, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो उसको डायरेक्ट पूछने बोलो। ये तो इसका जब पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर में कितना अच्छा से बताए थे, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मटेरियल आप लोगों को ऑलरेडी एसटीसी टीआरडी पीएसआई 04 करके मटेरियल ऑलरेडी चला गया है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग चेक कीजिए, पढ़िए। आप लोग को मैसेज देख रहे हैं जो आप एटीपीटी सब का मांग रहे हैं, सब चीज का उसमें मटेरियल है, ठीक ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, तो अभी क्या है, जब हम लोग मेंटेनेंस करने के लिए जाएंगे, हेलो, अच्छा क्या जरूरी है कि हम जिस समय मेंटेनेंस करने के लिए गए हैं उसी समय जो है ये अलार्म और ट्रिप दे, नहीं सर, हेलो, नहीं दे। अच्छा, और टेम्परेचर जो है, हाँ, कोई जरूरत नहीं है। और ये टेम्परेचर मान लो आप नहीं हो, अलार्म और ट्रिप नहीं आया है, लेकिन टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है लगातार, तो उसका कारण तो पता करना पड़ेगा ना, तो भैया किस कारण से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना। अच्छा, ये जो ऊपर वाला जो देखो, एक में ब्लैक और एक में रेड, रेड बोल लो जो भी है, ये दो दो नीडल है कि नहीं है, हेलो, एक ब्लैक जी सर। और दूसरा नीडल, दोनों में है ना, नहीं सर, जी सर। एक ब्लैक एक नीडल। अभी मान लो इसका फंक्शन कैसे करता है, ये देख लो, अभी काला वाला कितना डिग्री पे है, 30 डिग्री।
काला वाला 30 डिग्री पे। अच्छा, और हाँ, और रेड वाला 30 अच्छा 30, मान लो 35। ये इसका अरेंजमेंट कैसा है? मान लो अभी टेम्परेचर जो है वाइंडिंग का 30 मान लो प्लस है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है 40 की ओर, 45 होगा, लेकिन सामने तो रेड वाला कांटा है, तो उसका क्या होगा? तो मान लो 32 है, मान लो अभी काला वाला टेम्परेचर जो है 32 शो कर रहा है। अब ये वाइंडिंग का टेम्परेचर बोलेगा 40 होगा, तो ये 32 पर जो ये काला वाला कांटा है जब 40 की ओर बढ़ने लगेगा ना, तो ये लाल वाला भी कांटा को धकेल के ऊपर ले जाएगा, लाल वाला कांटा को भी पुश करके आगे की ओर ले जाएगा। मान लो अभी आप खड़े हो, अभी आप खड़े हो 32 डिग्री से 40 डिग्री मान लो टेम्परेचर हुआ वाइंडिंग का, तो ये काला वाला क्या करेगा? 40 डिग्री तक जाएगा, लेकिन सामने में रेड वाला है, तो रेड वाला को भी 40 तक लेके जाएगा, राइट? कोई चिंता नहीं है, 40 तक रेड भी और काला भी दोनों एक जगह है। अब धीरे धीरे टेम्परेचर वाइंडिंग का कम होगा, तो क्या होगा? काला वाला नीचे की ओर तो आ जाएगा, लेकिन लाल वाला वही 40 पे ही अटका रहेगा। अब सोच लो, छोड़ दो, अभी धीरे 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 फिर हम लोग चले गए, मान लो वाइंडिंग का टेम्परेचर 40 हुआ था ना पिछला बार, अभी 50 होने का है। तो अभी जब मान लो अब फिर से, अब मान लो 30 तक लौट के आ गया था काला वाला कांटा टेम्परेचर वाइंडिंग का, अभी मान लो वो 50 तक जाएगा, तो जो ही 50 की ओर टेम्परेचर बढ़ेगा, काला वाला कांटा 50 की ओर जाएगा, तो 40 पे कौन था? लाल वाला था ना? हाँ, तो वो अभी क्या करेगा? वो लाल वाला कांटा को भी 50 तक लेके जाएगा, और दोनों 50 पर दोनों कांटा रहेगा। लेकिन अब सोचो फिर से टेम्परेचर अगर वाइंडिंग का धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन लाल वाला 50 ही रहेगा। इतना समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, अब सोचो आज तारीख कितना है? 8 मई है, 8/5/21 है, 8/5/21 है। मान लो जस्ट एग्जांपल लेते हैं, आप जब गए थे, अच्छा रहने दो, 8/5/21 है, हम यहाँ पर गए हैं, तो ये 2 कांटा शो कर रहा है, तो ये 2 कांटा ब्लैक वाला जो शो रहा है ना, ब्लैक वाला कांटा है ना, ये प्रेजेंट टेम्परेचर शो कर रहा है, प्रेजेंट टेम्परेचर ऑफ वाइंडिंग शो कर रहा है, प्रेजेंट टेम्परेचर ऑफ वाइंडिंग शो कर रहा है। क्या है? अभी जो वाइंडिंग का टेम्परेचर है वो कौन शो कर रहा है? ब्लैक वाला। हेलो जी जी। अभी जो प्रेजेंट टेम्परेचर जो है ब्लैक वाला शो कर रहा है, लेकिन लाल वाला क्या शो कर रहा है मालूम है? हम जब पिछला बार मेंटेनेंस किए थे, अच्छा देखो, जब भी मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, ये लाल वाला कांटा का और ब्लैक वाला कांटा का पोजीशन नोट कर लेते हैं, कितना कितना डिग्री है, ब्लैक वाला कितना डिग्री में और रेड वाला कितना डिग्री में है, ये नोट कर लेते हैं। अब फिर दोनों कांटा को क्या करते हैं, गला मिला दिए, दोनों कांटा को जो प्रेजेंट काला वाला टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर लाके जो है लाल वाला को भी सेट कर दिए। क्या बोले? जैसे आज मेंटेनेंस करने गए हैं, अभी मेंटेनेंस मान लो आप लोग कर रहे हो, 32 पे मान लो काला वाला है, 38 पे बोलो लाल वाला है, तो हम दोनों को नोट कर लेंगे और क्या करेंगे, काला वाला को नहीं छेड़ेंगे, काला वाला तो हमारा प्रेजेंट टेम्परेचर है, उस काला वाला टेम्परेचर के ऊपर में जो है वो लाल वाला कांटा को घुमा के रख देंगे। तो अभी दोनों कांटा कितना पर हो गया? हेलो, हाँ हो गया। सर हाँ, अब सोचो हम 8/6/21 कितना महीना हुआ? हेलो, 1 महीना हुआ एक सर। महीना। तो 8/6/21 को गया ना, तो काला वाला जो है ना 45 डिग्री पे था, कितना पे था काला वाला? 45 डिग्री था, और रेड वाला जो है ना 55 डिग्री में था। तो इसका मतलब आप लोग क्या बताएंगे? मान लीजिए अभी जो है हमारा ब्लैक वाला 32 पर है, आज हम क्या किए, रेड वाला को भी 32 में रख दिए, ब्लैक और रेड दोनों को 32 पे रख दिए,
जो प्रेजेंट टेम्परेचर है आज के डेट में हम रख दिए 32 पर। लेकिन जब हम 1 महीना बाद जाएंगे, मान लो 1 महीना बाद जाएंगे 8 जून 21 को, तो वहां अगर हमको ये मिलता है जो ब्लैक 45 डिग्री पर है ब्लैक वाला, लेकिन रेड वाला 55 डिग्री के सामने है, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट 45 और मैक्सिमम हुआ था 55। हाँ, ये जो पिछला आज जो है, आज जो 8/5 है, 8 मई है, और हम 8 जून को जाएंगे, इस बीच में ये वाइंडिंग का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हुआ था, तो रेड वाला तो वहां तक पहुंचेगा। तो रेड वाला तो मैक्सिमम टेम्परेचर जब इस बीच में कभी भी होगा तो रेड वाला वहीं अटका रह जाएगा, भले ही ब्लैक वाला जो अपना नीचे ऊपर होता रहेगा। क्लियर हो गया सब कोई को? यस सर। हेलो, ये क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। हाँ, हो तो गया सर। बाबू, तो मेंटेनेंस करने जाओगे तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। किसका? वाइंडिंग टेम्परेचर और ऑयल टेम्परेचर। क्या बोले? वाइंडिंग टेम्परेचर और ऑयल टेम्परेचर को आप लोग क्या नहीं चेक करोगे? हैं? अच्छा, इसको जो है पिछला जो है, अच्छा फिर जो 8 जून को जो जाएंगे, मान लो 8 जून को जाएंगे, एक 45 पर मिला था, एक 55 में मिला था, तो चेक करने के बाद क्या करोगे? दोनों कांटा को क्या करोगे, कहाँ पर लाके रख दोगे? 45 को सर। 45 पर। 45। राइट, वेरी गुड, इसका मतलब समझ में आ गया आप लोगों को। लेकिन आज जो टेम्परेचर हमारा 32-33 मिला था, और उस दिन जो अभी जो 8 तारीख को जाएंगे तो 55 और 45 मिल रहा है, तो हमको कंपेयर तो करना पड़ेगा ना। अरे पिछला बार जो है इतना ही हुआ था, लेकिन इस बार ज्यादा क्यों हुआ, उसका कारण तो पता करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो ये ऑयल और वाइंडिंग दोनों के टेम्परेचर को ऐसे चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? हेलो हाँ सर। हेलो, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ठंड के समय में कि अगर 45 में ही दोनों को सेट करके मेंटेनेंस के समय आए हैं, और हाँ 45 के बजाय काला वाला जो है हमेशा 30 पे ही रहे, 35 पे ही रहे, और हाँ लाल वाला तो 45 में ही सेट रहेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा हो सकता है ना। हाँ। तो उस समय तो अरे तो उस क्योंकि पहले का तो प्रीवियस रीडिंग मेरे पास 45 का है, हाँ तो उसके बाद फिर हम अगले बार जब जाएंगे, जब 30 पे जब रहेगा, हाँ तो ये तो हमको पता नहीं चल रहा है कि 30 पे आया था, 25 पे आया था, मैंने 45 से एक्सीड नहीं किया है। 30 हाँ, पे आया, 45 से एक्सीड, हाँ वेरी गुड, 45 को एक्सीड नहीं किया है। अगर एक्सीड नहीं 45 किया, ये एक्सीड, क्लियर हो हाँ गया है। हाँ हाँ, ये क्लियर हो लेकिन 30 पे ही है, 35 पे ही है, 25 पे ही है, इसी तरह से चलते जा रहा है। हाँ। तो उस परिस्थिति में वो आप नहीं उस पता कर परिस्थिति में सकते हम हैं, क्या नहीं वो कर कुछ सकते हैं नहीं ना, कर यही सकते हो, जाना। नहीं। हमारा तो ठीक ऑलरेडी लिमिट से कम में, हम क्यों चिंता करें? हाँ, ठीक है, चिंता नहीं करना, अभी ये जो बात सही देखो, है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अभी ट्रांसफार्मर के टैंक में तेल कम है या ज्यादा है, ये कहाँ पता चलता है? WTI बट सर, OTI सर। ट्रांसफार्मर ऑयल का लेवल कहाँ है, कम है? लेवल इंडिकेटर। हाँ, कंजर्वेटर में जो एक ऑयल लगा रहता है ना, टैंकर। एमओ, हाँ MOLG बोलते हैं, मैग्नेटिक ऑयल लेवल गेज जो रहता है, मैग्नेटिक ऑयल लेवल गेज एक रहता है, जो कंजर्वेटर में जो कंजर्वेटर में कांच वाला स्केल टाइप का नहीं दिया हुआ है, उस स्केल में टेम्परेचर के अनुसार जो है तेल का लेवल नहीं दिख जाएगा? हेलो, तो ऑयल का लेवल हम लोग चेक कर लेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो कैसा ऑयल से टॉप अप करेंगे? न्यू फिल्टर ऑयल न्यू फिल्टर्ड ऑयल, BDV 60 मिनिमम। हाँ वेरी गुड, 60। BDV, हाँ BDV 60 से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा चलेगा। अच्छा, उसके बाद एक चीज क्या करूं तुम लोगों को, भूगोल जी, इसके बारे में बात करें बाद में। सिंपल, इसको याद रखो। अभी मीटिंग अगर समाप्त होगा, अभी अगर मीटिंग समाप्त होगा तो तुरंत ज्वाइन कर लेना आप लोग। अभी अगर मीटिंग समाप्त होगा तो तुरंत ज्वाइन कर लेना, फ्रेश फ्रेश। अच्छा, ये बुकोल्स रिले दिख रहा है, ये बुकोल्स रिले कहाँ लगा रहता है?
कंजर्वेटर और टैंक के मध्य। और टैंक के बीच। हेलो, ये वुकोल्ज रिले जो लगा रहता है आपका ट्रांसफार्मर। एक मिनट रुक रे भाई, तुम लोग को एक बात बता रहा हूं। अब ये बता दे वुकोल्ज रिले या कि बाद में बताएंगे? बाद में बताएंगे। वुकोल्ज रिले लिख के रखो। अच्छा, वुकोल्ज रिले के बारे में बात तो किया था हम लोग। हाँ, तो वुकोल्ज रिले को हम लोग तो बात किए थे, तो गड़बड़ आ गया। हाँ, तो वुकोल्ज रिले को चेक करेंगे। चेक फॉर गैस कलेक्शन, इन केस गैस इज कलेक्टेड द सेम शुड बी सेंट फॉर डीजीए। जो वुकोल्ज रिले रहता है ना, वो एकदम मैग्नेटिक रिले, सॉरी मैकेनिकल रिले है, जो गैस के प्रेशर से ऑपरेट होता है। गैस कितना क्वांटिटी में जमा हो रहा है, वो वुकोल्ज रिले जो है उसमें गैस कितना अमाउंट में जमा हो रहा है, वो अमाउंट ऑफ गैस कितना प्रेशर डाल रहा है, उसके अंदर में दो प्लेट रहता है, दो बैफल प्लेट रहता है और उसके साथ फ्लोट लगा रहता है। वो दोनों प्लेट को कितना प्रेशर से पुश कर रहा है। जब कम प्रेशर से पुश करेगा, एक लेवल आएगा, एक प्रेशर का लेवल आएगा, जहां पर ऊपर वाला प्लेट को पुश करेगा ना तो अलार्म बजेगा, और नीचे वाला प्लेट को अगर पुश करेगा एक सर्टेन प्रेशर आने के बाद गैस का, तो वो सर्किट को ट्रिप करा देगा। तो भैया, वो जो वुकोल्ज रिले के ऊपर में ना एक भाल्व रहता है, जिसको आप रिलीज करके वहां से गैस को निकाल सकते हैं। तो उस भाल्व को ओपन करके और उसमें गैस जो जो है ना, उस गैस को कलेक्ट कर लिया जाता है, उस गैस को कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक ना। और उसको एक टेस्ट के लिए भेजा जाता है। एज देखो ना, चेक फॉर गैस कलेक्शन, इन केस गैस इज कलेक्टेड द सेम शुड बी सेंट फॉर डीजीए एज पर आरडीएसओ गाइडलाइन फॉर डीजीए रेफर एनेक्चर। इतना ये डीजीए मतलब होता है डिजोल्व गैस एनालिसिस। यानी वो जो आपको वुकोल्ज रिले के बॉक्स ऊपर में जो गैस जमा हुआ है, उस गैस को ले जाइएगा और उसका एक टेस्टिंग है, उसको बोलते हैं डिजोल्व गैस एनालिसिस। यानी वो जितना आप गैस जितना अमाउंट ले गए, उस अमाउंट में ये पता करना है जो कौन कौन गैस का कितना परसेंटेज है। हेलो, कौन कौन गैस का कितना परसेंटेज है। तो होता क्या है, ट्रांसफार्मर में जो अलग अलग टाइप का फॉल्ट होगा ना, हेलो, ट्रांसफार्मर में के अंदर में ऑयल है, वाइंडिंग है, इंसुलेशन है, अलग अलग टाइप का जो फॉल्ट होगा ना, उस अलग अलग फॉल्ट के अनुसार ना अलग अलग टाइप का गैस बनता है। और सब गैस का एक लिमिट रहता है कितना परसेंटेज हो सकता है। लेकिन अगर वो सब डिफरेंट गैस का परसेंटेज एक लिमिट से अगर ज्यादा बढ़ जाए, तो वो एनालिसिस करके पता लगा सकता है, अरे ये गैस इतना बढ़ गया, अच्छा इस गैस के कारण तो ट्रांसफार्मर के अंदर में ये फॉल्ट होता है, तो इसको चेक करना है। अच्छा, ये बढ़ गया, एसिटिलीन बढ़ गया, इतना परसेंटेज हो गया, अच्छा एसिटिलीन तो इस टाइप के फॉल्ट से जो है उत्पन्न होता है, उसको पता करो। तो इस गैस एनालिसिस, डिजोल्व गैस एनालिसिस का पर्पस क्या है, वो समझ में आया आप लोगों को? बाद में पता करेंगे किस गैस के कारण क्या कौन सा फॉल्ट होता है, ये पता चला। हेलो ईश्वर राम, अवधेश जी, ये जो हम अभी समझाए व्हाई डिजोल्व गैस एनालिसिस इज डन, ये समझ में आया? कौन सा गैस में कौन सा फॉल्ट होगा वो बाद में बात करेंगे, लेकिन करना क्या है ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अभी मीटिंग समाप्त हो रहा है, काइंडली तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, काइंडली तुरंत ज्वाइन कर।
अच्छा आप लोग भी थोड़ा सहयोग करो, तुरंत ज्वाइन कर लिया करो, समझे ना। अभी 4 आदमी तुरंत गायब हो गया इतना लेट में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो पढ़ने का इरादा नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, हेलो, आगे बढ़े। हेलो, अच्छा जी सर। हाँ, अच्छा हम लोग एक चीज बात किए थे ना क्या, जो ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग है प्राइमरी और सेकेंडरी, उसका जो दोनों टर्मिनल जो ऊपर में जाके निकलता है, तो वो ट्रांसफार्मर टैंक से वैसे ही निकल जाता है कि कंडेंसर बुशिंग के द्वारा निकलता है। कंडेंसर बुशिंग के द्वारा तो कंडेंसर बुशिंग जो रहेगा, तो उसमें दो तरह का बुशिंग कंडेंसर बुशिंग आता है। एक आइल टाइप और सील्ड रहता है और एक सील्ड नहीं रहता है, ठीक ना। अगर आइल का लेवल कम है ना, आइल लिखा है ना 5 नंबर में आपका स्क्रीन पे दिख रहा है ना, आइल लेवल इन OIP, वाइल इम्प्रिग्नेटेड पेपर जो है इंसुलेशन वाला कंडेंसर बुशिंग रहता है। तो इस केस में क्या बोलता है, अगर सील्ड बुशिंग है तो उसमें एक टेस्ट किया जाता है 10 डेल्टा टेस्ट एंड कैपेसिटेंस, और उसका पिछला वैल्यू से जो है रिकॉर्ड किया जाता है। तो आप लोग के लेवल में ये नहीं है, फिर भी समझ लीजिए, ठीक ना। और उसका एक लिमिट रहता है, उसको चेक करना रहता है। उसमें मैक्सिमम अलाउएबल आप लोग लिख सकते हैं, जो आई लेवल जो है OIP कंडेंसर बुशिंग का जब टेस्ट करेंगे 10 डेल्टा, तो यहाँ मैक्सिमम अलाउएबल 10 डेल्टा जो रहता है 0.007 एंड कैपेसिटेंस जो रहता है ना 110% ऑफ द फैक्ट्री सेट वैल्यू रिस्पेक्टिवली। 10 डेल्टा का मतलब एक ही चीज समझ लो, हेलो, किसी भी चीज का 10 डेल्टा टेस्ट करने का मतलब क्या होता है, थोड़ा एकदम इसका मीनिंग समझ लो। फील आना चाहिए तो ये होता क्या है, कैसे करते हैं, कितना वैल्यू होगा, ये बात की बात है। पहले दिमाग में फील ये आना चाहिए, व्हाई दिस टेस्ट इज डन, ठीक ना। तो भैया 10 डेल्टा किया जाता है। अच्छा मान लो आज आप एक बाइक खरीदे, उसका इंश्योरेंस के लिए गए, तो आज मान लो 50,000 में बाइक, वैसे तो 50 में नहीं मिलेगा, 1 लाख मान लेते हैं, आज के डेट में एवरेज 1 लाख हो गया बाइक का दाम। 1 लाख में आज आप बाइक खरीदे, इस बार इंश्योरेंस कराए तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा 1 लाख का वैल्यू का इंश्योरेंस दिया। अगला साल कराने जाओगे तो क्या वो 1 लाख के ऊपर में इंश्योरेंस करेगा कि कुछ पैसा कम करके इंश्योरेंस करेगा? कम करके करेंगे। मतलब आपका जो 1 लाख रुपया था उसमें से कुछ जो है माइनस कर दिया, उसको डेप्रीसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन बोलते हैं। अब आपका कुछ परसेंटेज कम ही पैसा बचा तो उस पे करेगा। यानी आपका जो 1 लाख रुपया का वैल्यू था कुछ दिन के बाद क्षय हो गया ना, कुछ उसमें से क्षय हो गया ना, इसको ऐसे समझो। तो क्या होता है, ये जो हम लोगों का ट्रांसफार्मर में जो इंसुलेशन रहता है, वाइंडिंग आयल सब का जो प्रॉपर्टी रहता है ना, उसका इंसुलेशन प्रॉपर्टी रहता है ना, वो भी समय के साथ ना क्षय होता है, डेप्रिसिएट करता है। उसका प्रॉपर्टी जो है डेप्रिसिएट करता है, क्षय हो। तो उसका मान लो, आपका अगर मान लो 1 लाख रुपया का वैल्यू था, अगला साल गए तो 95,000 रुपया पर वो इंश्योरेंस करेगा, अगला साल गए 90,000 रुपया पे इंश्योरेंस करेगा, उसके बाद अगला साल जाएंगे 85 पे करेगा, तो चलेगा। लेकिन आज मान लो 1 लाख रुपया पे इंश्योरेंस किया, अगला बार गए तो बोला नहीं अभी आपका 60,000 वैल्यू रह गया, उसके अगला बार गए तो बोले 20,000 वैल्यू रह गया, तो आपको मन में अच्छा लगेगा? यानी आपका तो जो पैसा लगा है उसका वैल्यू तो एकदम लगातार बहुत बुरी तरीके से घट रहा है कि नहीं घट रहा है? तो उसके लिए कुछ एक बोलेंगे भैया ऐसा सामान ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो बड़ा गड़बड़ है। तो इसी तरह क्या होता है, जो ये इंसुलेशन का जो प्रॉपर्टी रहता है ना, वो अगर क्षय बहुत अधिक तेजी से होने लगे, अधिक दर से होने लगे, अधिक रेट से होने लगे, तो गड़बड़ है। पता करना पड़ेगा ना, क्यों भैया अधिक दर से इंसुलेशन प्रॉपर्टी क्षय हो रहा है और डिप्रिसिएट कर रहा है, पता करना पड़ेगा ना। तो
किस रेट से उसका इंसुलेशन प्रॉपर्टी क्षय हो सकता है, डेप्रिसिएट कर सकता है, घट सकता है, किस दर से, किस रेट से, उसका भी एक लिमिट होगा ना। वही लिमिट पता करने के लिए जो है टेन डेल्टा टेस्ट किया जाता है। फील आया व्हाई दिस टेस्ट इज डन? हेलो, हाँ जी सर। अब कैसे करते हैं, कितना करते हैं, ये सब बात की बात है, कैसे करते हैं वो बात नहीं। समझ में आया थोड़ा बहुत? सर ठीक है। अब टैप चेंजर बोलता है सर हमको भी अगर मंथली मेंटेनेंस करने आए हैं तो मेरा भी देख लीजिए। तो हम लोग क्या देखेंगे टैप चेंजर में, इस महीना में जो मेंटेनेंस करने गए हैं, तो टैप चेंजर जो है किस पोजीशन, देखो एक टीएसएस में जनरली कितना ट्रांसफार्मर रहता है? हेलो, एक दो ट्रांसफार्मर। अजमेर, अजमेर, दो ट्रांसफार्मर रहता है एक टीएसएस में, ठीक ना, दो भाई रहता है। तो एक भाई बोलता है ना भैया हम काम चला रहे हैं और तुम एकदम रेडी रहो, अगर हमको थोड़ा भी थकने उकने का मन हुआ ना, हम जो ही बोलेंगे ना भैया अभी हम काम नहीं करेंगे, तो तुम अपने आप काम चालू करना, तुमको जो भी काम देना मालिक काम चालू कर देना। यानी एक भाई काम कर रहा है, उसका दूसरा भाई क्या है, एकदम स्टैंड भाई खड़ा है, स्टैंड बाई खड़ा है, स्टैंड बाई खड़ा है। यानी जो ही एक भाई बंद किया काम करना, दूसरा काम चालू कर सकते हैं उससे। कभी कभी ऐसा होता है ना, मालिक बोलता है ना तुम दोनों भाई को काम करना पड़ेगा, एक भाई काम करोगे तो काम नहीं चल पाएगा, दोनों भाई को काम करना पड़ेगा। अब समझ में आया? एक टीएसएस में जो दो ट्रांसफार्मर रहता है उसमें से एक जनरली काम करता रहता है और दूसरा स्टैंड बाई के रूप में रहता है। लेकिन कभी कभी मालिक परेशान कर देता है, मालिक भी परेशान हो जाता है, उसके यहाँ काम ही इतना आ जाता है, यानी गाड़ी ही इतना चलने लगता है कि एक भाई के काम करने से, यानी ट्रांसफार्मर के काम करने से काम नहीं चलेगा। तो दोनों भाई को बोलता है काम करो, तो दोनों ट्रांसफार्मर काम करने लगता है। तो दोनों ट्रांसफार्मर जो काम करेगा, अब सोचो दो भाई एक साथ दौड़ रहा है और एक भाई थोड़ा आगे हो गया, एक भाई पीछे हो गया, तो गड़बड़ हो जाएगा। दोनों में कुछ कुछ गुण मिलना चाहिए, तभी दोनों भाई को साथ दौड़ा सकते हैं, ठीक ना। तो अब ट्रांसफार्मर दो लगा हुआ है, तो भैया हम लोग बात किए थे ना एक ट्रांसफार्मर का टैप सेटिंग कैसे किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का जो टैप सेटिंग किया जाता है, तो जो स्टेप में हम सेट किए थे, तो जब मेंटेनेंस करने जाएंगे ना मंथली मंथली, तो हम लोग जाएंगे चेक करेंगे जो हमारा ट्रांसफार्मर, जो दो ट्रांसफार्मर एक वर्किंग है और एक जो है स्टैंड बाय है, दोनों ट्रांसफार्मर जो है किस किस टैप में फिक्स किया गया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। कोई दिक्कत आप लोगों को? यहाँ सिर्फ नोट करना है, अभी इसको कुछ करना नहीं है। क्लियर हुआ? जैसे देखो दो ट्रांसफार्मर रहता है ना, तो हम लोग एक ट्रांसफार्मर को बोलते हैं TR1 और दूसरा ट्रांसफार्मर को बोलते हैं TR2। अब ये सब भी धीरे धीरे ये सब सिंबल भी समझते चलो, क्लियर हो गया। आगे बढ़े अजमेर और क्या है तिनसुकिया। अब क्या, हाँ तो समझ में अब टैंक है, रेडिएटर है, कंजर्वेटर, बुशिंग, ऑयल लेवल इंडिकेटर, गेज, ये सबको साफ सफाई कर देना है, लीकेज के लिए चेक करना है, ये आप लोग समझ चुके हैं, ठीक ना। हाँ, अब आप लोग को जो सिलिका जेल ब्रीदर था उसको चेक नहीं करना है क्या? करेंगे। अच्छा, सिलिका जेल ब्रीदर में जहां से हवा घुसता है और उस हवा में सोचो अगर पेपर ऊपर कचरा उचरा जमा हो जाए तो हवा घुसेगा है? तो उसको साफ सुथरा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ ये हाँ देखो इसका भी ट्यूशन फी लगेगा बाबू, ये जो पढ़ा ना अभी हम बात सुना उसका भी ट्यूशन फी लगेगा। हाँ, तो भैया क्या हुआ कि जो सिलिका जेल ब्रीदर में जहां से सांस लेता है, जैसे मान लो आपके नाक में जो बाल है, वो बाल जो है सिलिका जेल ब्रीदर है, नहीं है? वो कुछ कचरा बचरा मॉइस्चर अंदर जाने देता है, कचरा जाने देता है, नहीं जाने देता है। हाँ, तो भैया ये जो सिलिका जेल ब्रीदर के थ्रू आपका नाक जब जाम हो जाता है, सर्दी उर्दी होके, तो सांस लेने में दिक्कत होता है कि नहीं होता है? जी सर। तो बेचैन हो जाते हो ना?
तो इसके लिए क्या इनहेलर लेते हो, कोई दवा खाते हो ना, तो भैया तो यहाँ जो सिलिका जेल ब्रीदर में जहाँ से हवा घुसता है वो सब जाम हो जाएगा। अगर कभी कभी धूला धक्कर इंसेक्ट कीड़ा उड़ा जो मिट्टी उट्टी बना देता है उससे, तो उसको साफ सफाई कर देना है। साथ साथ सिलिका जेल ब्रीदर का कलर चेंज हुआ है वो चेक कर लेना है, ठीक ना। अगर चेंज हुआ है तो रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद सिलिका जेल ब्रीदर के नीचे जो एक ऑयल कप था, याद है? हेलो, सिलिका जेल ब्रीदर के नीचे जो ऑयल कप था, किसी को दिक्कत है ऑयल कप पहचानने में तो हम तुरंत बता देंगे। नो सर। देख लो भाई, किसी को है दिक्कत तो बता दो, क्योंकि मेरे पास उसका पिक्चर एकदम जिंदा पिक्चर है सिलिका जेल का। बता दो। सर हाँ, हमको मालूम था, अभी तक बोले नहीं हो, लेकिन सर दिखा दीजिए। हाँ हाँ, अच्छा देखो ये पिक्चर दिख रहा है। हाँ सर। अच्छा एक मिनट, यहाँ तो थोड़ा सा पिक्चर बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो देखो, अब मेरा यही बोलना है, यहाँ आप लोग ना जितना ही पढ़ो ना थोड़ा ठीक से पढ़ो, कोई चिंता की बात नहीं है। जो कम पढ़ाई हुआ, देखो ये सिलिका जेल ब्रीदर का पिक्चर सबसे नीचे में देखो, जहाँ एरो मार्क मारे वहां तेल दिख रहा है। जी सर दिख रहा है। सर हाँ? जी दिख सर। रहा दिख है। रहा है सर। हाँ, तो इसमें ये क्या होता है, इधर से जब एयर घुसता है ना, इधर से जब एयर घुसता है तो ऑयल क्या करता है, जो एयर में जो डस्ट पार्टिकल रहता है ना, कचरा उचरा सबको सोख लेता है तेल अपने में। वो बोलता है भैया तुम आगे मत जाओ, मेरे साथ दोस्ती करो। और उसके बाद ऊपर जब हवा बढ़ता है, एयर बढ़ता है, तो उसमें जो सिलिका जेल रहता है ना, वो मॉइस्चर से दोस्ती करता है। मॉइस्चर को बोलता है ना भैया तुमको हम आगे जाने नहीं देंगे। तो दोनों का दो काम समझ में आया। अब सोचो, इस आयल का, इसको आयल कप बोलते हैं, नीचे जहां आयल जमा है, अगर इसमें तेल कम हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को आयल जो है क्या करना है, ऐड कर देना है, अगर घटना घटेगा तो। अब तो नहीं बोलोगे सर समझ में नहीं आया। आगे बढ़े। जी सर। अगर बस वही फिल करना है, 60 kV वाला ही आयल जो है कर देना है। अच्छा, मार्शलिंग बॉक्स आप लोग देखे थे अभी जहां पर जो आपका, जहां सुनो, अब मार्शलिंग बॉक्स देखे थे आप लोग क्या? जी सर किसी देखे को थे। दिक्कत है मार्शल, किसी को भी दिक्कत है मार्शलिंग बॉक्स के बारे में? नहीं। नहीं है। तो मार्शलिंग बॉक्स में क्या बोले थे कि हीटर रहता है। हेलो, एक हीटर रहता है, जो एक टेम्परेचर जो है एक लेवल से कम हो जाए तो क्या होगा, मॉइस्ट होगा। जहां टेम्परेचर घटता है वहां पर देखो मॉइस्चर टाइप का बनता है ना, तो जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ये सब है उसमें मॉइस्चर बनेगा, तो वो एक पाथ बना देगा करंट के लिए। तो बोलता है चेक फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, इन केस नॉट वर्किंग द कंडीशन शुड बी चेक्ड एंड रेक्टिफाइड। हीटर काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, इसको आपको चेक करना है। हीटर का जो बल ये रहता है वो भी हम आपको दिखा दिए थे पिक्चर में। उसके बाद जो है ना, काम वहां पर जब ट्रांसफार्मर के बगल में रहिएगा तो चेक एबनॉर्मल हमिंग, ऑब्जर्व रेस्ट द हमिंग साउंड। हमिंग साउंड जो है ऐसे आ रहा है क्या, उसको चेक करना है। और उसके बाद जितना भी ट्रांसफार्मर के ऊपर में जितना भी बाहर में कनेक्शन दिख रहा है, उस सब से कनेक्शन को जो है चेक करेंगे। उस कनेक्शन सबको चेक करेंगे, जितना भी इलेक्ट्रिकल ज्वाइंट है, कोई भी कनेक्शन है वहाँ चेक करेंगे। कोई हीटिंग हुआ है, कोई रस्टेड हुआ है, कहीं कलर चेंज हो गया है, ये सब साफ सुथरा कर देंगे। नट बोल्ट जितना रहेगा टाइट कर देंगे। ये सब नहीं करेंगे क्या? करेंगे सर। हेलो, हाँ। तो फील आया, ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस करने जाओगे तो फील आया क्या क्या करना है हमको? सर हाँ, मन में पहले आना है जो हाँ ऐसा होता है, तब जाके आप अच्छा से कर पाओगे। और मैं अभी बता दे रहा हूँ एक चीज, उसको याद रख लीजिएगा। एक चीज बता रहा हूँ, उसको याद कर लीजिएगा। साइट पे एक्सीडेंट से बचने का, साइट पर एक्सीडेंट से बचने का एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है मालूम है आपको?
कोई बताओ। सेफ्टी। अरे भैया, मैं जिस काम को आप सोचो, आप सोचो। खुद का नॉलेज बढ़ाना। हाँ, एकदम सही बोला। ये कहाँ का बंदा है, शांतनु प्रसाद? सियालदह का सर, सोनारपुर। अरे रुक रुक रुक, तुम लोग 2 मिनट रुको यार। ये सोनारपुर ऐसा जगह है ना, जी यहाँ सर। मैं 2001 में गया था, 20 साल हो गए। यही ठीक कितना, अप्रैल मई, मतलब लास्ट में गया था। 2002 में इधर चला गया था, हाँ 2001 में ही मैं आपके यहाँ सोनारपुर गया था। अच्छा इंद्रनील सर। इंद्रनील गोस्वामी नाम का जो है मेरा एक दोस्त हुआ करता है, अभी भी है। हम लोग एक जगह अच्छा नौकरी करते थे, जी टाटा सर। स्टील, समझे ना। जी तो सर। उसके उसके यहाँ गए थे। तुम स्टेशन से उतरते हो तो दाहिना जी तरफ सर। मछली उछली बिकता है ना वो। जी सर। हाँ सर। हाँ, सोचो 2001 में गया था वहाँ पर। अभी भी बिकता है सर। हाँ, चलो चलो चलो, ठीक है। अच्छा हाँ, ओके सर। चलो भैया, हो गया, चलो ठीक है। तो भैया, एकदम सही आंसर था। मान लो एक सामान को उठा के, मान लो एक सामान आपके घर में कुछ रखा हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाना है। तो आपको तो मालूम क्या पहले पता करना है, उस सामान के बारे में मालूम है? हेलो, उस सामान के बारे में पहले ये पता करना, अच्छा इस सामान में कहीं कटपट तो नहीं है जहां पर हाथ लगाएं और हमारा हाथ कट जाए? नहीं पता करना पड़ेगा। उसके बाद उस सामान के बारे में ये नहीं पता करना पड़ेगा कि जो हम उठाने जा रहे हैं, ऐसा ना हो इसका इतना वजन हो जो एक जगह से दूसरे उठाने जाए और वो हमारे पैर पे गिर जाए और मेरा पैर ही डैमेज हो जाए। वो भी पता करना पड़ेगा ना। यानी उस सामान के बारे में पूरा जानकारी करना पड़ेगा। इसका वजन कितना है, इसको पकड़ने के लिए क्या जुगाड़ करना पड़ेगा, और वो भी जुगाड़ कैसे करना पड़ेगा, तब ना जाके हम उस सामान को सेफली एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? तो किसी भी काम को करने जा रहे हैं तो वहां क्या क्या काम किया जाता है, पहला क्या क्या काम किया जाना है, पहला क्या क्या काम जो किया जाना है वो कैसे किया जाना है, वो दूसरा, और काम करने के लिए क्या काम करना है और कैसे किया जाता है। अगर ये दोनों पता चल गया तब तो गड़बड़ नहीं करेंगे ना हम, और गड़बड़ नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट नहीं हो गया, नहीं होगा। बात समझ में आया आप लोगों को? हेलो, अरे भैया, आगे बढ़े। हाँ, जी सर। अब देखो ये हाफ ईयरली मेंटेनेंस आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये हाफ ईयरली मेंटेनेंस है। इस हाफ ईयरली मेंटेनेंस में क्या है, एक नंबर में है कैरी आउट फॉलोइंग वर्क इन एडिशन टू मंथली शेड्यूल। मंथली शेड्यूल जो आप मेंटेनेंस किए थे वो सब तो कीजिए, लेकिन उसके अलावा जो हाफ ईयरली में क्या क्या करना है देखिए। टेस्ट आइल सैंपल विथ आइल टेस्ट किट, लिखा हुआ है। हेमराज, 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 मिस्टर हेमराज, मिस्टर हेमराज, देख लो कितना। चलो, तो हम लोग एक चीज देखो, यहाँ पर 2 नंबर में क्या लिखा है, टेस्ट आइल सैंपल विथ आइल टेस्ट किट लिखा हुआ है वो यहाँ पर। हाँ सर। तो हम लोग का बीडीबी टेस्ट करने के लिए कैसे सैंपल लेना है, कैसे टेस्ट करना है, ये पता है आप लोग को? यस सर। समाप्त। उसके बाद आईआर वैल्यू चेक करना जानते हो ना? आईआर वैल्यू यहाँ पर किसके किसके बीच में हम लोग चेक करेंगे आईआर वैल्यू? HV LV LVHV और LVR LVR रुको 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 रुको। LV और HV2 हमको HV2 पुराना नहीं। अर्जुन तो, ये अर्जुन तो तुम सीकेपी डिपो से बोल रहे हो ना? यस सर। हाँ, रुको रुको रुको। हमारा जो सही है, आप लोग को जो दिए हैं उसको बनना है। हाँ, नहीं तो मारेगा क्या? हाँ चंदन, सॉरी सर। तुम बच्चा को परेशान कर रहा है तुम? हाँ,
ये चंदन, सर हीटर लेकिन भूल रहे हैं, पता नहीं हीटर याद नहीं आ रहा है कहाँ पे रहता है। अच्छा अब नहीं याद आ रहा है तो याद करते रहो। मार्शलिंग बॉक्स जो सुनो, बता रहे हैं ना। हाँ हाँ उसी में। हाँ सर। अच्छा सुनो, आप लोग को एक बात बता रहा हूँ, सब कोई ध्यान रखना। आज के डेट में बाबू ऐसा स्थिति हो गया है ना, घर घर में रह के बच्चा सब भी न पक गया है, मतलब माइंड जो है ना पूरा एकदम गड़बड़ हो गया है पूरा। बच्चा सब बदमाश हो गया है, बच्चा सब पूरा ये हो गया, क्या करेगा कहाँ जाएगा। अरे इस सेकेंड लॉकडाउन में सबको पता चल गया होगा, जो घर में बैठ के भी मन नहीं लगता है, मजबूरी है जो रुका हुआ है। कोई आदमी को लग रहा होगा जो घर में हम बैठे रहे, इससे तो अच्छा मन में आता होगा ना, काम करते करते परेशान भले ही होता था लेकिन फ्री तो रहता था। माइंड में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है सब कोई को? है अभी एकदम जी सर, जी सर। फ्रस्ट्रेशन टाइम है अभी एकदम। घर में रह के भी मतलब माइंड जो है ना एकदम पूरा ये हो जाता है, क्या करें, लेजी दूसरे तरह का। चलो कोई बात नहीं। अच्छा हाँ भैया, तो हम लोग IR वैल्यू जो चेक करेंगे, यहाँ पर देखो कितना बुशिंग दिख रहा है आपको इस पिक्चर में। सुनो, रुको रुको, रुको, आनंदिता बरुआ, आनंदिता बरुआ, हाँ सर। स्वाति, ये जो हम एरो मार्क मारे हैं ये क्या है? ये जो एरो मार्क मारे हैं ये क्या है? हेलो। हाँ ये जो हाँ पूछिए सर। अच्छा, इसमें दो कलर का एरो मार्क मारे हैं, एक रेड कलर और एक पिंक कलर। साउंड इको हो रहा है। इको हो रहा है सर। हेलो। हाँ आनंदिता, सर इको जो इसमें से रेड आपकी कलर साउंड वाला कौन? रिपीट हो रही है। हाँ होगा। आप लोग सब, आप पहले अपना ऑफ कीजिए। जो हमको टोकना चाह रहे हैं कि साउंड इको हो रहा है, सबसे पहले अपना ऑफ कीजिए। अभी एक आनंद बरुआ से पूछे, वही सिर्फ और स्वाति यही दोनों रहेंगे। हाँ, एक रेड कलर का एरो मार्क मारे हैं और एक पिंक कलर का, कौन बुशिंग कौन सा है? सर रेड वाला बुशिंग है। हाँ, सर रेड वाला बुशिंग है। और पिंक वाला? इंसुलेटर से लग रहा है। अरे नहीं, स्वाति हाँ सर। बोलो क्या है ये? सर ये चारों बुशिंग ही है सर। चारों बुशिंग ही है। रेड वाला कौन सा बुशिंग है? सर दोनों। रेड वाला दोनों HV बुशिंग है, और हाँ, और ये जो है दोनों जो है पिंक वाले LV बुशिंग है। देखो तरीका समझा? तो अब क्या किया जाएगा मालूम है बंधु लोग, यहाँ सभी बुशिंग पे कनेक्शन जो आया है, हेलो, सभी बुशिंग पे जो कनेक्शन आया है उसको हम देखो ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं। सभी टर्मिनल कनेक्टर सब यही है, तो देखो तो पिंक कलर ग्रीन कलर से जो मारे हैं यही सब टर्मिनल कनेक्टर है ना बुशिंग का। सर इनको बुशिंग सिटी भी बोलते हैं क्या? तो देखो ये जो डब्बा टाइप का है ना, गोल टाइप बोलते हैं क्या इनको? वो बुशिंग है, ऊपर वाला बुशिंग है, लेकिन ये जो नीचे में जो पिंक ग्रीन में जो गोला टाइप है ना, सर्किट मतलब सिलिंड्रिकल टाइप, ये बुशिंग है, ये बुशिंग सिटी है, जिसको कंस है। देखो ये देखो BUSING बुशिंग, बुशिंग सिटी लिख रहे हैं यहाँ, देखो बुशिंग सिटी लिखा। ऐसा वाला जो है बुशिंग इंसुलेटर जो दिख रहा है उसके नीचे जो है गोल टाइप का चीज है, देखा ना, उसी को बुशिंग सिटी बोलते हैं, कंडेंसर टाइप बुशिंग सिटी। ठीक है, क्लियर? हेलो, क्लियर सर, क्लियर। हाँ सर आगे सर। क्लियर है? तो देखो अभी हम लोग को IR वैल्यू चेक करना है, किसके किसके बीच में? HV और LV के बीच में। देखो हम देखो हम एक बड़ा सा ग्रीन डबल एरो वाला मारे, दोनों तरफ एरो वाला मारे हम। जी सर। HV और LV के बुशिंग में करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सब बुशिंग में जो ऊपर तार से जो जंपर कनेक्ट होने के लिए आया है उस सब टर्मिनल को ओपन करेंगे कि नहीं करेंगे? ओपन करेंगे। अच्छा, टर्मिनल को ओपन कर दिया। अच्छा, टर्मिनल ओपन करने के बाद क्या करना है, उसका साफ सफाई करना है ना? साफ सफाई करना है।
हाँ तब ना, क्योंकि उस पे अगर रस्ट वस्ट कचरा उचरा जाम रहेगा तो सही वैल्यू आएगा नहीं आएगा। तो टर्मिनल को जो है हम लोग ओपन करेंगे, क्लीन करेंगे, एकदम पोंछ पाछ देंगे, तब किसके किसके बीच में लेंगे, HV टू LV के बीच में हम लोग, के बीच में। मालूम है HV टू LV के बीच में, हेलो, HV टू LV के बीच में, HV टू LV के बीच में मिनिमम आयर वैल्यू कितना आना चाहिए, मिनिमम आयर वैल्यू कितना होना चाहिए मालूम है, 2500 मेगा ओम। क्या बोले, HV टू LV वाइंडिंग जो है हमारा पावर ट्रांसफार्मर, ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर का, उसके बीच में मिनिमम आयर वैल्यू कितना होना है हेमराज और जी। श्रृंखला, कितना होना है HV और LV के बीच में, 2500 हाँ HV टू 2500 मेगा LV के बीच में 2500 मेगा ओम। अच्छा, अभी जो हम एरो मार्क मार रहे हैं वो क्या चीज के बीच में है, ट्रांसफार्मर के बॉडी के साथ देखो कर लिए, तो ट्रांसफार्मर का बॉडी भी अर्थ है ना, तो HV टू अर्थ किया ना, HV हेलो, to R. तो HV टू अर्थ जब करेंगे तो कुछ तो मिनिमम आयर वैल्यू होना चाहिए, तो यहाँ पर मिनिमम आयर वैल्यू जो है कितना होना चाहिए मालूम है, 2000 मेगा ओम, 2000 मेगा ओम। 2000 मेगा। और तो ये LV बोलता है भैया हमारा भी अर्थ के साथ देखिए ना कितना रेसिस्टेंस है, LV वाला क्या बोल रहा है, हमारा भी तो चेक कीजिए अर्थ के साथ। बोला भैया तुम भी परेशान मत हो, तुम्हारा भी कर देते हैं, लेकिन तुम तो छोटा आदमी है तो तुम्हारा वैल्यू छोटा ही आएगा। तो इसका कितना आता है, 400 मेगा ओम। कितना, 400 HV टू LV 2500, HV अर्थ 2000, LV अर्थ 400। ये सब वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है, मिनिमम है सर। मिनिमम। अच्छा एक चीज मालूम है जो इसमें, अच्छा किस चीज से मेजर करेंगे हम लोग, ये जो आयर वैल्यू किस चीज, मेगर से। मेगर से। मेगर से ये करेंगे। ये मेगर दो प्रकार का आता है, एक ना हैंड ऑपरेटेड रहता है, हैंड ऑपरेटेड रहता है, तो अर्थ कितना है, 400। हाँ हाँ, एक रहता है हैंड ऑपरेटेड रहता है, और एक जो रहता है ना मोटर ऑपरेटेड रहता है। हेलो, क्या बोले, हेलो, अच्छा अभी कोई PSI डिपो में अभी कोई है क्या, या कोई PSI डिपो में या CKP TSS में कोई है अभी क्या तुम लोग, नहीं है सर कोई। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो बाबू ये जो मेगर रहता है ना, मेगर जो रहता है ये दो प्रकार का होता है, एक हाथ से, एक हैंडल जो रहता है ना। अच्छा, हम लोग इस मेगर के द्वारा जो हम लोग बोलते हैं ना 5 kV का मेगर, फिर बोलते हैं 2.5 kV का मेगर, हम लोग फिर लाओ पहली पढ़ाई में, और 500 वोल्ट का मेगर, ये सब क्या है मालूम है, यस सर। एक है 5 kV, एक है 2.5 kV, एक है 500 वोल्ट, ये सब है क्या, इस सब मेगर से हम लोग इतना वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं, सिंपल सीधा मान के चलो, ये सब मेगर है, इसका हैंडल घुमा के, हैंडल घुम, अच्छा स्कूटर जो है स्टार्ट किए हो किक से, या बाइक अपना जो है किक से स्टार्ट किए हो, जी सर। करते क्या हो, हेलो, किक मार के क्या करते हैं, करंट पैदा करते। मोटर को अधिक करंट करते की, करंट क्या, करंट क्या बिना वोल्टेज का हो जाएगा, हो सर। नहीं सर। हाँ और सर हाँ, उत्पन्न करते हैं। मैग्नेटिक पावर दिच्छे सर। शॉर्ट सर्किट होता है।
हम लोग वोल्टेज जनरेट करते हैं, समझे ना? हेलो, जी सर। ठीक ना? तो देखो हम लोग जो है ना वही चीज जो है, माया पे भी गिरते ऐसे करे बोतल में धरे नहीं, आवाज बोतल में धरे जब माया पी रहा ठीक है मैंने की भी बात है। अरे ऋषिकेश मीना, अबे बोतल में तुम क्या पी रहा है? हैं? हेलो, सॉरी सर, सॉरी भूल गया सर, म्यूट नहीं किया। हाँ ये तो डेली का तुम्हारा आदत है। छोड़ो ये सब, सुनो सुनो सुनो, सिंपल सीधा सब वोल्टेज करंट का सवाल है। हेलो, वोल्टेज करंट का सवाल है, ठीक ना? तो ये जो हमारा 2.5 kV 5 kV 500 वोल्ट का मेगर है ना, जब उसका हैंडल घुमाते हैं ना, हैंडल घुमाते हैं, क्या बोले थे? अच्छा देखो, ये मेगर से जो 2 टर्मिनल निकलेगा, मेगर से जो 2 टर्मिनल निकलेगा, एक टर्मिनल किस में कनेक्टेड रहेगा? मान लो HV के और LV के बीच में ले रहे हैं, तो मेगर से जो 2 तार निकलेगा, एक HV बुशिंग में और एक LV बुशिंग का जो टॉप होल रहेगा वहां पर पकड़ के रखेंगे, पकड़ के नहीं रखेंगे, कनेक्ट करके रखेंगे। अब फिर क्या होता है, और मेगर को हम लोग मेगर के हैंडल को पूरा घुमाते हैं, मेगर के हैंडल को पूरा घुमाते हैं, तो जितना ज्यादा घुमाते हैं ना एक सर्टेन टाइम के बाद उतना वोल्टेज जनरेट होता है। तो वो वोल्टेज जो है दोनों वाइंडिंग के बीच में उतना वोल्टेज क्रिएट होता है, समझे ना? तो उससे पता चलता है इस दोनों के बीच में कितना रेसिस्टेंस है। बात समझ में आया? हेलो, हाँ। तो अब क्या है, ये जो बोले ना, हम लोग बोले हैंडल घुमाते हैं, हैंडल घुमाते हैं किस चीज का? मेगर का। और एक बोलते हैं अगर मोटर ऑपरेटेड रहता है ना, तो उसमें एक बटन दबा दो, उसमें बैटरी रहता है, बैटरी से मोटर रहता है, और वो मोटर जो है उसको घुमाता है जिससे वोल्टेज जनरेट होता है। तो दोनों पॉइंट जिसके बीच में आईआर वैल्यू चेक करते हैं उसके बीच में उतना पोटेंशियल डिफरेंस देके करंट को देखता है, जाता है कि नहीं जाता है, तो कितना रेसिस्टेंस उसको रास्ता में मिलता है, ठीक ना? तो क्या करना है, जो आप लोग आईआर वैल्यू को तो मान समझ गए जो कितना होता है, तो सोचो एक चीज और बोलता है टेस्ट करने के लिए। हम आप लोग को बोले थे ना, अवधेश जी एक चीज बोला था ना, जो पीआई पोलराइजेशन इंडेक्स के बारे में सुने थे ना? हेलो, पोलराइजेशन इंडेक्स लिख लो आप लोग, पीआई। इस तीसरा नंबर में क्या लिखा हुआ है? हेलो, तीसरा नंबर में क्या लिखा हुआ है देखो तो, है ना? इंसुलेशन रेसिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग एंड, ये देखो यहाँ समाप्त करो, यहाँ समाप्त करो। एक है इंसुलेशन रेसिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग, बस इतना एक याद करो। तो इंसुलेशन रेसिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग आप लोग चेक कर लिए, लेकिन अब बोलता है उसका पोलराइजेशन इंडेक्स पता कीजिए। पोलराइजेशन इंडेक्स पता कीजिए, क्या कीजिए? पोलराइजेशन इंडेक्स पता कीजिए। हेलो, पोलराइजेशन इंडेक्स पता कीजिए। अभी पोलराइजेशन इंडेक्स क्या होता है? तो देखो हम लोग क्या बोले थे, जो मेगर का हैंडल घुमाएंगे या बैटरी से घुमाएंगे उसको, मोटर को, ये दो बात बोले थे ना? हेलो, हेलो जी सर। तो आईआर वैल्यू मेजर करने के लिए जो है आप किसके किसके बीच में किए? एचवी एलवी के बीच में किए, एचवी अर्थ के बीच में किए, और फिर एलवी अर्थ के बीच में किए। लेकिन इससे मेगर का हैंडल तो आप घुमा रहे थे ना, मान लो मैनुअली घुमा रहे हो या बैटरी से घुमा रहे हो, वोल्टेज जनरेट कर रहे हो ना? तो एक बार एचवी एलवी और अर्थ के आईआर वैल्यू चेक करने के लिए जो हैंडल घुमाए ना या मोटर से घुमाए ना, वो 10 सेकेंड के लिए घुमाए। कितना के लिए घुमाए आप लोग? 10 सेकेंड के लिए। तो उस समय मान लो सबका वैल्यू IR1 आया, सबका वैल्यू IR1 आया, अलग अलग केस में आपका सबका IR1 वैल्यू आया। अब जो है उसी हैंडल को या मोटर को 60 सेकेंड के लिए घुमा रहे हैं। कितना देर के लिए घुमा रहे हैं? 60 सेकेंड के लिए। उस समय मान लो वैल्यू आया IR2 आया, सबका अपना अपना वैल्यू IR2 आया। फिर उसी पॉइंट में जो आईआर वैल्यू चेक कर रहे हैं ना,
वो हैंडल को या मोटर के द्वारा जो रोटेट करते हैं, अभी 600 सेकंड के लिए हम लोग 600 सेकंड के लिए हम लोग उस हैंडल को घुमाए या मोटर से घुमाए, तो उसका वैल्यू मान लो IR3 हो गया। क्या हो गया? IR3 हो गया सर। कोई दिक्कत? यानी अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए हैंडल घुमाए या मोटर से घुमाए और सबके बीच का IR वैल्यू लीजिए। कोई दिक्कत आप लोगों को? हेलो, इतना समझ में आ गया सर। अब एक रेशियो पता करने के लिए बोलता है सभी केस में, तीनों केस में, HV LV, HV अर्थ, LV अर्थ, इस तीनों केस में एक रेशियो पता करने के लिए बोलता है। क्या आप जो 60 सेकंड के घुमा के जो IR वैल्यू प्राप्त किए हैं वो IR2 है ना? IR2 60 सेकंड में घुमा के जो आप IR वैल्यू निकाले IR2 था ना? और उसको डिवाइड कर दीजिए 10 सेकंड में जो आप वैल्यू निकाले थे IR1 उसका। ये रेशियो समझ में आया? आया सर। या आप जो 600 सेकंड में जो IR वैल्यू निकाले थे वो IR3 था ना? जी सर, जी सर। IR3 था, उसको डिवाइड कर दीजिए आप 60 सेकंड में जो आप IR वैल्यू निकाले थे IR2 था उससे। यानी हम यहाँ पर क्या किए हैं? रेशियो निकाल रहे हैं। 60 सेकंड में जो IR वैल्यू मिला था उसको हम 10 सेकंड वाला IR वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, या 600 सेकंड में जो IR वैल्यू मिला था IR3 उसको हम 60 सेकंड से ये IR वैल्यू से डिवाइड कर दिए। तो ये रेशियो मिला ना? इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन इंडेक्स। समझ में आया ये चीज आप लोग को? अवधेश जी, सौरभ, सोनू, पुरुषोत्तम, समझ में आया ये चीज? जी सर। जी सर। हाँ, तो अब जो है इस PI पोलराइजेशन इंडेक्स का पता करके करेंगे क्या हम लोग? PR जो पोलराइजेशन इंडेक्स का कितना वैल्यू आएगा, उस वैल्यू पर हम लोग क्या क्या दिमाग लगा सकते हैं, उस वैल्यू से क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ये तो पता करना पड़ेगा ना। तो देखो यहाँ पर देखो, इसका लिखा हुआ भी हम जो समझाए हैं उसको लिखा हुआ भी दूसरा नंबर, तीसरा नंबर को, इंसुलेशन रेसिस्टेंस इज टू बी मेजर्ड फॉर 10 सेकेंड, 60 सेकेंड एंड 600 सेकेंड फॉर HV/LV, HV अर्थ एंड LV अर्थ। Calculate PI polarization index by the ratio R60/R10 and R600/R60. Insulation resistance value should be compared with latest last recorded value. देखो हम जो बता रहे वही है ना, यही है। अब कंपेयर PI values with latest with values at the time of commissioning और last recorded। अभी जो आपका PI वैल्यू आया है, हेलो, अभी जो PI वैल्यू आया है ये रेशियो निकाल के वो जब हम ट्रांसफार्मर को जिस दिन चालू करना था उस समय टेस्ट करने के बाद ही चालू करेंगे। उस समय जो PI वैल्यू निकाले थे या इससे पहले जो हम टेस्ट करने के लिए गए थे तो PI वैल्यू निकाले थे, सबका कंपैरिजन करेंगे कि नहीं करेंगे? हेलो, अच्छा, ये जो PI वैल्यू या पोलराइजेशन इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं? वाइंडिंग का भी निकाले हैं हम लोग। हेलो, वाइंडिंग के बीच में HV/LV, HV अर्थ, LV अर्थ, वाइंडिंग का हम लोग इंसुलेशन रेसिस्टेंस चेक कर रहे हैं हम लोग। जी हाँ सर। तो क्या बोलता है अभी इस पिक्चर में, चलो देखो क्या लिखा हुआ है, आप ही पढ़ो श्रृंखला, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? PI इंसुलेशन या कंडीशन लेस देन 1 अगर हो तो क्या है? फिल्टर करना होगा मोबाइल को। अरे रुको, पहले यहाँ लिखा हुआ क्या वो देखो स्क्रीन में। अगर PI कम हो तो खतरा हेलो, है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जो अगर आपका PI का वैल्यू अगर 1 से कम हो तो डेंजरस है ना, और अगर 1 और 1.1 के बीच में, 1 और 1.1 के बीच में तो पुअर है, और 1.1 से 1
1.25 के बीच में है, 1 से 1.1 से 1.25 के बीच में है तो क्वेश्चनेबल है, क्वेश्चन मार्क लगा है। 1.25 से 2 के बीच में है तो क्या बोलते हैं, सेटिस्फैक्टरी है, चलो चलेगा। और ग्रेटर देन 2 है तो इसको क्या बोलते हैं, गुड, बहुत अच्छा है। तो इस पीआई इंडेक्स का कैलकुलेशन करके हम लोग किस चीज का कंडीशन पता किए हम लोग अभी, वाइंडिंग, हाँ वाइंडिंग के हेल्थ का पता किए, वाइंडिंग का इंसुलेशन जो है उसका हेल्थ कैसा है ये हम लोग पता करेंगे। क्लियर हुआ? देखो इफ पीआई वैल्यू इज लेस देन 1.1, हेलो, इफ पीआई वैल्यू इज लेस देन 1.1 oil should be filtered. In case the values does not improved even after filtration, periodical overhauling should be undertaken. अगर आपका पीआई वैल्यू अगर लेस देन 1.1 आ रहा है तो आपके ऑयल का फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऑयल के फिल्ट्रेशन करने से भी अगर ये पीआई वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीओएच, पीरियडिकल ओवरहॉलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर करना पड़ेगा। इतना समझ में आया? अच्छा, अभी मीटिंग समाप्त होगा तो ब्रेक लेंगे या कि कंटिन्यू करेंगे? कंटिन्यू अच्छा सर ब्रेक दे दो। अच्छा एकदम नहीं सही, सर, 10 कंटिन्यू कीजिए, इसके बाद ब्रेक लीजिएगा। अच्छा 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। अब देखो चौथा, अच्छा 10 मिनट का ब्रेक देंगे, 10:51 में जुटिएगा, 10:51 में जुटिएगा। लेकिन उससे पहले चौथा नंबर देख लीजिए, क्या लिखा है, पीआरडी हेलो, पीआरडी ऑब्लिक एक्सप्लोजन वेंट। हेमराज, मिस्टर हेमराज, जी सर। बार बार आप डिस्टर्ब करते हो, हमसे बात करो, कोई दिक्कत है तो। हाँ देखो चौथा नंबर में क्या, पीआरडी ऑब्लिक एक्सप्लोजन वेंट क्या बोलता है, चेक एंड इन्वेस्टिगेट फॉर operation of PRD explosion vent for any damage and presence of oil. Check connection and operation of PRD explosion vent, replace the damaged PRD with new PRD. मतलब क्या है, जो प्रेशर रिलीफ डिवाइस जो है, जो ऊपर में डायफ्राम उपराम था, वहाँ कोई लीकेज विकेज है क्या, और डैमेज उमेज है क्या, ये सब एक्सप्लोजन वेंट और पीआरडी का जो है पूरा चेकिंग करना है। अगर कंडीशन जैसा है रिप्लेस करने लायक है तो रिप्लेस करेंगे, जो होगा देखना है, ठीक ना। इतना छमाही तक हो गया। तो अभी जो है आप लोग एक काम कीजिए, 10:51 में जुड़िए, 10:53 से पढ़ाई चालू हो जाएगा। मैं किसी के लिए रुकने वाला नहीं हूँ, ठीक ना।